जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं आपके यूपी टेट के लिए आपका हिंदी जो सब्जेक्ट होता है, आपके 30 क्वेश्चन मार्क्स के 30 क्वेश्चन आते हैं भई आपके हिंदी के, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है। उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपका व्याख्या के साथ डेली डिस्कस किया जाता है भाई आपके साथ। तो उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भाई? प्रतिमान में समास होगा। जो प्रतिमान शब्द है इसमें समास क्या होगा? समास बताना आपको। पहला ऑप्शन आपका ए तत्पुरुष, बी अव्ययभाव, सी द्वंद्व या डी द्विगु। तो देखिए प्रतिमान जो शब्द है इसमें समास होगा आपका अव्ययभाव। कौन सा होगा भाई? अव्ययभाव। ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा भाई? देखिए जो अव्ययभाव समास होता है उसमें ज्यादातर जिन शब्दों में उपसर्ग लगा रहता है भाई, प्रतिमान में क्या उपसर्ग है? प्रति। तो जिन शब्दों में मोस्टली उपसर्ग लगा रहता है 99% वो आपके अव्ययभाव समास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। न्यायालय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। जो न्यायालय शब्द होता है इसका आपको संधि विच्छेद बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन से आपके भाई ए न्याय प्लस लय, बी न्याय प्लस लय, सी न्याय प्लस आलय या डी न्याय प्लस आलय। तो देखिए न्यायालय जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा आपका न्याय, न्याय धन आलय। क्या होगा भाई? न्याय धन आलय, यानी न्याय आलय मतलब घर, न्याय का घर। तो न्यायालय ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए न्यायालय इसमें संधि होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या आपका? अशुद्ध शब्द है। अब इसमें से आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है कि अशुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है। ऑप्शन आपका पहला ए कृपालु, बी आंसू, सी शिशु या डी दयालु। तो देखिए यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है वो है आंसू। क्या है भाई? आंसू। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि यहाँ पर जो आंसू लिखा जाता है वो आपका चंद्र बिंदी भी आती है भाई इसमें, तो आंसू ये सही होता है, जबकि यहाँ पर चंद्र बिंदी नहीं दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर अशुद्ध शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? भाई जो आपके जो व्यंजन होते हैं जैसे कै ख ग घ ण ये सब आपके व्यंजन हैं, तो जो दो व्यंजन मिलते हैं आपस में तो उनको क्या कहा जाता है? ए अल्पप्राण, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतःस्थ व्यंजन या डी महाप्राण। तो देखिए जो दो व्यंजन आपस में मिलते हैं उनको कहा जाता है आपका संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। देखिए जैसे कै हलंत और प्लस ये स षटकोण वाला ये बनता है आपका क्षत्रिय, है ना? जो आपका क्षत्रिय है कै और स से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो दो व्यंजन आपस में मिलकर बनते हैं तो वो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है साथियों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। भाई जो एक से अधिक वर्णों का मेल होता है उसको क्या कहा जाता है? ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन या डी अनुस्वार। तो देखिए भाई एक से अधिक जो वर्णों का मेल होता है उसको व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या अभी आपका? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? अब इसमें से बहुव्रीहि समास छांटना है कि भाई बहुव्रीहि समास इनमें से कौन सा होगा। ए ऑप्शन पंचवटी, बी करोड़पति, सी चतुर्भुज या डी चरण कमल। तो देखिए यहाँ पर जो बहुव्रीहि समास है वो है आपका चतुर्भुज, यानी कि बहुव्रीहि समास उन शब्दों में होता है जो शब्द किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, किसी तीसरे का अर्थ देते हैं, वहां आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जैसे चरण कमल है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर कौन सा समास होगा? कमेंट में बताएंगे। चरण कमल में और पंचवटी में ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? अब तत्सम शब्द छांटना है भाई। तद्भव तत्सम जो होते हैं उसमें से यहाँ पर तत्सम शब्द छांटना है। ए नेवला, बी नया, सी नैन या डी नव्य। तो देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ पर नव्य जो शब्द है ये आपका यहाँ पर तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? नव्य जो है यहाँ पर ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? जो अनुरक्ति है यहाँ पर शब्द, इसका विलोम बताना है। इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन आपका ए विरक्ति, बी शक्ति, सी आसक्ति या डी भक्ति।
तो देखिए अनुरक्ति जो शब्द है इसका विलोम होगा आपका विरक्ति। क्या होगा भाई? विरक्ति। अनुरक्ति मतलब किसी के प्रति अनुरक्ति और विरक्ति मतलब उसका अपोजिट हो गया, विलोम हो गया विरक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है साथियों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जो किरण शब्द है इसका पर्यायवाची बताना है इनमें से। ऑप्शन ए यत्न, बी रश्मि, सी बाल या डी कुश। तो देखिए किरण का यहाँ पर पर्यायवाची जो होगा वो होगा आपका रश्मि। क्या होगा भाई? रश्मि। जो रश्मि होती है शब्द होता है ये किरण का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भाई जो वाक्यांश है आपके लिए जहां जाया ना जा सके इसके लिए एक शब्द में क्या हो बोला जाता है? ऑप्शन आपका ए निर्गम, बी अधिगम, सी सुगम या डी अगम्य। तो देखिए जहां जाया ना जा सके, है ना, जाना नहीं है, जाया नहीं जा सकता, तो वो अगम्य हो जाएगा। गम्य मतलब जाना और अगम्य मतलब नहीं जाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 10 का बिल्कुल सही होता है। जहां जाया ना जा सके अगम्य शब्द बोला जाता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अब बोध शब्द जो है इसका समानार्थी बताना है। इसका समानार्थी कौन सा होगा? ए शांत, बी विस्मृति, सी बोझ या डी अनुभूति। तो देखिए बोध शब्द का जो समानार्थी होगा वो होगा अनुभूति। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुभूति हो जाएगा। भाई बोध मतलब किसी चीज का ज्ञान होना, बहुत जानकारी होना, उस चीज की अनुभव होना, उसको अनुभूति भी उसी अर्थ देता है। भाई समानार्थी अनुभूति होगा कि अनुभूति भी भाई उसको मुझे उसकी अनुभूति है, उसका बोध है, तो ये समानार्थी हो जाएगा अनुभूति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ लहर नहीं होगा? ऑप्शन आपका ए तरंग, बी दुकूल, सी हिलोर या डी वीची। तो देखिए साथियों तरंग है इसको भी लहर बोलते हैं, हिलोर ये भी लहर का अर्थ देता है और वीची भी देता है। जबकि दुकूल जो शब्द है, जो दुकूल है ये आपका लहर का अर्थ नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये तो पूछा था भाई किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है, तो दुकूल का अर्थ लहर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, उपमान शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? जो उपमान शब्द होता है भाई, आप उपमेय उपमान का जो आप यूज करते हैं जैसे अलंकार में, तो जो उपमान शब्द है यहाँ पर ये इसका समभिन्नार्थक पूछा आपसे। ऑप्शन आपका ए जिससे तुलना हो, बी बुराई, सी भलाई या डी संतान। तो देखिए उपमान शब्द का जो समभिन्नार्थक होगा वो होगा जिससे तुलना हो। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है वो आपका उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? भाई आंखों का तारा होना ये मुहावरा बहुत फेमस है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका अर्थ बताना आपको। ए अति आलसी, बी अति कमजोर, सी अति दुखी या डी अति प्रिय। तो देखिए आंखों का तारा जो होता है वो होता है आपका अति प्रिय होना। आंखों का तारा होना मतलब अति प्रिय होना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब इनमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? ए ग्रह, बी चंदन, सी पत्ता या डी सभा। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्द जब भी आए आपको, तो आप जो शब्द दिए होते हैं उनका वाक्य प्रयोग करिए अपने मन में। अगर बोध होता है स्त्रीलिंग का तो वो शब्द स्त्रीलिंग है, और बोध होता है पुल्लिंग का तो वो शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर क्या पूछा था? स्त्रीलिंग। जैसे सभा समाप्त हो गई, सभा हुई, वहां पर सभा हुई है, सभा समाप्त हो गई है, किसका बोध हो रहा है? भाई सभा के लिए हो रहा है ना यूज, तो सभा के लिए किसका बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का। तो सभा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए यहाँ पर चिर और चीर ये दो शब्द हैं, इनका अर्थ क्या होगा? ए नया पुराना, बी किला आकाश, सी पुराना कपड़ा या डी चर अचर। तो देखिए चिर और चीर का अर्थ क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या ये चिर आपका होता है पुराना, और चीर मतलब कपड़ा, है ना भाई। चीर मतलब होता है कपड़ा और चिर मतलब पुराना। तो का पुराना कपड़ा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, के लिए किस कारक का चिन्ह है? भाई जो के लिए कारक चिन्ह होता है ये किस कारक का होता है? ए अपादान, बी कर्म, सी संप्रदान या डी संबंध। देखिए के लिए आपका होता है संप्रदान के, संप्रदान के लिए, है ना, संप्रदान के आगे आता है के लिए। के लिए जो कारक चिन्ह होता है संप्रदान का होता है। कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो होता है को होता है। अपादान का से के द्वारा अलगाव का बोध होता है, जहां पर से के द्वारा
अलगाव का बोध हो जहाँ पर वहाँ आपका अपादान कारक होता है और संबंध में का की के। भाई संबंध किससे बताते हैं? का की के, भाई उसका मेरा, है ना? का की के जो आते हैं संबंध और मैं पर जो आते हैं आपके कारक चिन्ह वो आपके होते हैं अधिकरण कारक के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा? भाई संस्कृति शब्द है यहाँ पर, इसका विशेषण बताना है। ए संस्कृत, बी संस्कृति, सी सांस्कृतिक या डी सांस्कृतिक। तो देखिए संस्कृति शब्द जो है इसका विशेषण होगा आपका सांस्कृतिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? भाई जो क्रिया होती है आपकी उसके मूल रूप को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन आपका ए पद, बी रूप, सी धातु या डी शब्द। तो देखिए क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। मैंने आम खाया है वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है? भाई जो ये मैंने आम खाया है वाक्य है, ये बताना है कि ये किस काल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन ए अपूर्ण भूत का, बी संदिग्ध भूत का, सी आसन्न भूत का या डी सामान्य भूत का। तो देखिए मैंने आम खाया है, अभी अभी जस्ट अभी अभी खाया है, लेकिन वो भूतकाल में चला गया है, तो वो भूतकाल का भी कौन सा उदाहरण है? तो ये भूतकाल का होगा आपका आसन्न भूत का। किसका? आसन्न भूत का। जब कार्य आपका बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है, बिल्कुल अभी अभी भूतकाल में गया है, तो वो हाँ आपका होता है आसन्न भूत का उदाहरण होता है वो वाक्य। जैसे मैंने आम खाया है, आम खाया है, आम अभी-अभी खाया है, मतलब वो खा के बस निपटा ही है ना? खा के उसने समाप्ति किया कि भई मैंने आम खाया है, तो वो क्या हुआ हो गया आसन्न भूत में, भूतकाल में तो चला गया, अभी आम खा चुका है वो, क्योंकि हो गया भूतकाल। वर्तमान क्या है? वर्तमान में चल रहा होता वही तो होता, क्योंकि आम खा चुका है वो क्या है? मैंने आम खाया है, भई मैंने आम खाया है, तो वो आपका भूतकाल में चला गया, लेकिन वो अभी-अभी भूतकाल में गया, तो हाल ही हाल, तो वो आपका आसन्न भूत का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, मैं क्रिया विशेषण है। भाई यहाँ पर जो वाक्य है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें आपको क्रिया विशेषण बताना है। ए ऑप्शन है घोड़ा, बी काला, सी तेज या डी दौड़ता है। तो देखिए क्रिया विशेषण क्या होते हैं? भाई क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो आपकी क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? घोड़ा क्या कर रहा है? घोड़ा क्या कर रहा है? भाई दौड़ रहा है। घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता क्या है यहाँ पर? दौड़ कैसे रहा है? वो तेज दौड़ रहा है। भाई काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वो क्या कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो क्रिया की विशेषता क्या हुई? तेज। तो तेज क्या हो गया? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं शब्द वो आपकी क्रिया विशेषण होते हैं। तो आपका तेज यहाँ पर जो है वो आपका क्रिया विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है साथियों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? देखिए उपसर्ग बताना है यहाँ पर। ए हिंसा, बी अहि, सी ए या डी सा। देखिए अहिंसा शब्द में आपका उपसर्ग होगा ए। ए प्लस हिंसा आपका का मिलकर के बनता है शब्द अहिंसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ए जो है यहाँ पर वो उपसर्ग होगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? भाई जो आंशिक शब्द है इसमें प्रत्यय बताना है। ए कै, बी एक, सी सिक या डी ए। तो देखिए आंशिक शब्द में आपका प्रत्यय है एक, अंश प्लस एक मिलकर के बनेगा आपका आंशिक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। एक जो है यहाँ पर वो प्रत्यय होगा। ठीक है भाई, एक यहाँ पर प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। भाई जो ये वाक्य है तुम कहाँ जा रहे हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? ए विधिवाचक वाक्य, बी प्रश्नवाचक वाक्य, सी निषेधवाचक वाक्य या डी आज्ञावाचक वाक्य। तो देखिए ये वाक्य किस प्रकार का? भाई देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, और तुम कहाँ जा रहे हो पूछा जा रहा है, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। क्या होगा भाई? ये किस प्रकार का वाक्य होगा? ये होगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए जी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भाई इसमें एक वाक्य है वो आपका एक अशुद्ध लिखा हुआ, सॉरी एक शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी 3 अशुद्ध है। तो आपको वही शुद्ध वाक्य जो है चुनना है, छांटना है। तो ऑप्शन आपके ए उनके एक पुत्र है, बी उनको एक पुत्र है, सी उनका एक पुत्र है या डी उन्हें एक पुत्र है। तो देखिए यहाँ पर जो वाक्य शुद्ध वाक्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ क्या? उनके एक पुत्र है। जो उनके एक पुत्र है ये वाक्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से
कौन सी बोली बिहार की नहीं है? अब बिहार में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है इनमें से? ये बताना आपको। ऑप्शन है ए भोजपुरी, बी मगही, सी जयपुरी या डी मैथिली। तो देखिए बिहार की बोलियां भोजपुरी भी है, मगही भी है और मैथिली भी है, जबकि जयपुरी जो है ये आपकी राजस्थान की बोली है। कहाँ की है भाई जयपुरी? ये आपकी राजस्थान की बोली है, ये आपकी बिहार की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भक्ति रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? जो भक्ति रस है उसका स्थायी भाव बताना है। ऑप्शन ए क्रोध, बी रति, सी भक्ति या डी हास। तो देखिए भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा भाई? नाम से स्पष्ट है, भक्ति रस का स्थायी भाव आपका भक्ति होगा। क्या होगा भाई? भक्ति होगा। भक्ति रस का स्थायी भाव आपका भक्ति होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? भाई ये क्वेश्चन बहुत बार क्या अनलिमिटेड बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें आपको अलंकार बताना है। ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक या डी श्लेष अलंकार। तो बताइए भाई इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें अलंकार है आपका क्या हो जाएगा भाई? रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ आपका रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का बोध होता है वहां आपका रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ चरण कमल बंदो हरिराई, जो कमल है वो चरण है जो वो कमल के समान है ना। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? भाई कलम का जादूगर इनमें से किस कवि को कहा गया है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी सुमित्रानंदन पंत, सी रामवृक्ष बेनीपुरी या डी मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए भाई कलम का जादूगर आपका कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का जादूगर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपका लास्ट क्वेश्चन भाई। किस शब्द में विसर्ग संधि है? अब इनमें से ये बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन आपका ए अहंकार, बी हिमालय, सी दुष्कर या डी उल्लास। तो देखिए विसर्ग संधि है यहाँ पर दुष्कर में। किसमें है भाई? दुष्कर। ये आपका बनेगा दुहु विसर्ग और दुहु धन कर, आपका मिलकर के बन जाएगा दुष्कर। अब देखिए उल्लास, उल्लास में क्या है भाई? उत धन लास, उत धन लास आपका क्या बन जाएगा? उल्लास। तो क्या कौन सी संधि हो गई भाई? व्यंजन संधि हो गई। हिमालय, हिम धन आलय, क्या बनेगा भाई? हिम धन आलय, हिम का घर है ना। तो क्या हो गया आपका? कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई इसमें। अहंकार, अहम धनकार, अहम धनकार क्या बनेगा? अहंकार। तो क्या कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमसे पूछा था विसर्ग संधि, विसर्ग संधि आपकी ऑप्शन नंबर सी दुष्कर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।